आज हम लोग गति के जो 3 समीकरण है उसको सिद्ध करेंगे ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सवाल बन सकता है कि गति के प्रथम समीकरण को, ठीक है ना, ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करें। पहला सवाल बन सकता है, तो आप सवाल के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी खोलिए और लिखिए कि गति के प्रथम समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापित करें। ठीक है, करें तो कह रहा है ना वीडियो में। ठीक है, फिर अथवा में दिया जाता है, मतलब इसी को एक और नाम के द्वारा जाना जाता है, जैसे कि सिद्ध करें कि u बराबर, ठीक है ना, v प्लस, सिद्ध करें कि u बराबर v प्लस at। इतना हो सकता है। सिद्ध करें कि u बराबर v प्लस at, सॉरी v बराबर, देखिए गड़बड़ हो रहा है, v बराबर u प्लस at। गति का पहला समीकरण यह होता है, ठीक है, जो गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। अब इसकी से बात होगी। ठीक है, तो दो तरीके से सवाल आ सकते हैं और आपको जवाब देना हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए तो आते हैं। तो प्रथम समीकरण को सबसे पहले बनाने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखना पड़ेगा? साधारण प्रतिज्ञा। जब भी सिद्ध करने की बातें होती हैं तो ऐसे ही होता है। आप 8वीं क्लास में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सिद्ध किए होंगे तो ऐसे ही किए होंगे। साधारण प्रतिज्ञा दे करके लिखिएगा। मान लें कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, u है, यहाँ बिंदु ए पे दिखा रही है। यह वस्तु 20 सेकेंड के बाद अपना वेग v कर लेता है, जो इस वस्तु की अंतिम बिंदु b पर दिखाई दी है। मतलब यहाँ प्रारंभिक वेग है u और यहाँ अंतिम वेग है v। इसको दिक्कत? अब समझिए, बाद में फिर वीडियो देख के उतार लीजिएगा। u मतलब प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। a से b तक कोई मतलब क्या गया है कि कोई वस्तु गया है और इसमें v वेग अपना ले लिया है। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण एक्सेलरेशन होता है, तो त्वरण को a द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है? a क्या होता है? वेग में बदलाव बटा समय में बदलाव। त्वरण नहीं ना होता है। वेग में परिवर्तन की दर तथा समय में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग में बदलाव v माइनस u और समय में बदलाव t माइनस o, क्योंकि o से शुरू हुआ था समय और t तक पहुंचा था, तो t माइनस o, जिसको oc के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब a बराबर आपको इतना प्राप्त हो गया v माइनस u बटा t। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो याद दे करके अगर चलते हैं तो at बराबर v माइनस u। इसको दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो गया कि u क्या है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो u प्लस at बराबर v। सुन रहे हैं? इतना आपका सिद्ध हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यह आपका गति का जो प्रथम समीकरण हुआ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इस यहाँ के माध्यम से आपका सिद्ध होता है। अब आपको यहाँ से साधारण प्रतिज्ञा दे करके ये बातें लिख लेनी है और तब यहाँ फिगर बना लेना है। साधारण प्रतिज्ञा की बातें लिख लेनी है, तब फिगर बना लेना है और तब उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा लिख करके यहाँ से काम कर लेना है। यहाँ विशेष प्रतिज्ञा लिख करके यहाँ से काम कर लेना है। ठीक है, कुछ देर जाने के बाद मामला सॉल्व होता नजर आएगा। तो दिक्कत? ठीक है, अब द्वितीय समीकरण को देखा जाए तो प्रथम समीकरण को तो आपने देख लिया, अब द्वितीय समीकरण की बारी है। तो ये जो सवाल है यहाँ क्या कर सकते हैं आप? प्रथम की जगह पर आप द्वितीय लिख सकते हैं।
गति के द्वितीय समीकरण को क्या करें, गति के द्वितीय समीकरण को क्या करें, ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। ये जो फिगर बनेगा यह ग्राफ में बनेगा। ग्राफ का एक अक्ष या एक्स अक्ष जो है ओसी माना जाएगा और वाई अक्ष जो है यह ओई माना जाएगा। समझ में बात? तब उस हिसाब से बनेगा, इसीलिए इसको ग्राफीय मतलब विधि भी कहा जाता है। चलिए, द्वितीय समीकरण जो होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है, वह होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। s का मतलब होता है क्या, दूरी। दूरी एक प्रकार का विस्थापन ही होता है, इसलिए यहाँ पे दूरी को विस्थापन द्वारा सूचित किया गया है। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, t का मतलब होता है समय, a का मतलब होता है त्वरण और फिर t का मतलब होता है समय। ठीक है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको भी सिद्ध करने के लिए साधारण प्रतिज्ञा में वही बात लिखना है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तब विशेष प्रतिज्ञा फिगर यही बनानी है जो यहाँ फिगर है। तब विशेष प्रतिज्ञा के रूप में आपको लिखना है ग्राफीय व्युत्पत्ति ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार कुल विस्थापन, मतलब कुल जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कुल जो दूरी कितनी होगी, आयत ओ ए डी, आयत ओ ए डी सी एक हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब फिर दूसरी एक त्रिभुज होगी, यही कुल दूरी होगी। समझ में बात? तो जब कुल दूरी इतनी होगी तो क्या होगा, एक आयत का क्षेत्रफल प्लस एबीडी का क्षेत्रफल, जो कल भी इसके विषय में बात हुआ था इसके पिछले पेज में। ठीक है। तो यहाँ जो है यह आयत की लंबाई हो गई और यह आयत की चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा एडी गुना सी डी आयत के क्षेत्रफल और 1/2 आधार गुना शीर्षलम। ठीक है। और जब उसको क्या करेंगे कि ओ ए डी सी के क्षेत्रफल जब करेंगे तो ओ ए गुना ए डी, ओ ए है ओ यू है, ओ ए यू था ना इसके पहले, ओ ए बराबर यू, ए डी क्या था, टी था। देख लेते हैं फिर से, ओ ए यू। ठीक है। ओ ए गुना ओ सी और ओ सी क्या था, टी था, तो यू गुना टी। किसको दिक्कत, आय का क्षेत्रफल हो गया। फिर अब त्रिभुज की क्षेत्रफल की बारी है, तो 1/2 एडी गुना बीडी। तो एडी क्या है, एडी भी टी ही है और बीडी क्या होगा, देखिए एडी एडी टी है, जब ओसी टी है तो एडी भी टी होगा ना, और बीडी क्या होगा, टोटल भी है, यहां से लेके यहां तक भी है। समझ गए? तो पूरा में से बीसी में से अगर सीडी घटा देंगे तो आ जाएगा, तो बीसी कितना है, भी है, और सीडी कितना है, यू है। इधर भी यू है और फिर ई भी यू है, तो यू माइनस भी। किसी को तकलीफ नहीं। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब इसको मिलाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे यू टी 1/2 और टी, अब भी माइनस यू किसके बराबर था, एटी के बराबर। भी बराबर यू प्लस एटी होता है, तो भी को जब इधर करिएगा, यू को जब इधर करिएगा तो यू माइनस में आ जाएगा, तो भी माइनस यू बराबर एटी होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो भी माइनस यू बराबर एटी लिख दिया गया और यहाँ से सिद्ध हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो गति के दूसरा समीकरण भी आपका यहाँ पर सिद्ध होता है। कोई परेशानी? बहुत सुंदर सुंदर यह काम कार्य है। इसको जो है आपको वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में उतार के समझने होंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। 9th क्लास का अगर कहीं बात होता है और फिजिक्स की बात हो तो वहां गति का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम का अगर जिक्र नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। किसी भी अगर समझदार व्यक्ति से आप मिलते हैं तो अगर आपसे पूछे कि आप किस क्लास में है बाबू, तो 9th में, तो आपने गति का नियम पढ़ा है, और मतलब तुरंत गति के नियम का जिक्र करेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है ना? इसके ऊपर मैथमेटिक्स होते हैं और यह गति नामक चैप्टर का क्या है, हार्ट है। इसी से गति धड़कता है, नहीं तो गति की धड़कन बंद हो जाएगी, मतलब गति नामक चैप्टर की धड़कन बंद हो जाएगी। ठीक है। और हर चैप्टर का हार्ट होता है, हर चैप्टर की आत्मा होती है। ठीक है। जैसे कि इसका नियम जो है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, सेकंड गति नियम, थर्ड गति नियम, वो आत्मा है। उसको आत्मा की तरीके से अगर वो आत्मा निकाल लिया जाए तो गति खत्म। और यह हार्ट है, धड़क रहा है,
इसी के माध्यम से थोड़ा प्रयास, समझ रहे हैं बातों को। इसीलिए इन सभी चीजों पर अगर कमांड कर लेते हैं, आत्मा पर और हार्ट पर कमांड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक गति नामक चैप्टर पर कमांड हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ जब खड़ा रह रहा हूँ तब भी सब सही सलामत आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब चलिए द्वितीय समीकरण, गति का समीकरण, सॉरी तृतीय। अब तृतीय क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ द्वितीय जब तृतीय हो जाएगा और यह जो है चेंज हो जाएगा, चेंज कर देते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या द्वितीय की जगह पर डाल लीजिए। ठीक है ना, तृतीय समीकरण। ठीक है, अब अगले पेज में जाना होगा। तो देखिए अब वही कार्य होगा, ग्राफीय व्युत्पत्ति जो वहां बनी हुई थी उसी से जो है ओ ए बी सी एक समलंब का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या होगा? एक समलंब होगा। कैसे होगा? फिर से एक बार मतलब चित्र देखते हैं। ठीक है, तो समलंब के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखिए ओ ए बी सी अर्थात यदि यहाँ बनाते हैं तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी, एक आयत और एक समकोण त्रिभुज। एक आयत और एक समकोण त्रिभुज मिलकर क्या बनाते हैं? समलंब। मालूम है ना बात ये आपको? जब हम आपको समलंब मतलब क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के विषय में बताए होंगे तो ये बात हुआ होगा कि एक आयत ओ ए सी डी, तो इसमें ये क्या है? यू है, ये क्या है? यू है, ये टोटल क्या है? भी है, ये क्या है? टी है, ये क्या है? टी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक? सुना है बात? चलिए अब चलते हैं फिर से वहां। तो कुल विस्थापन, कुल विस्थापन क्या होगा? कुल दूरी ओ ए बी सी जो कि क्या है? समलंब है। जिसे एस बराबर सूचित करेंगे तो समलंब का क्या होता है सूत्र? ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी मतलब समानांतर भुजाओं का योग होता है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुना लंब गुना 1/2 होता है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने लंब होता है ना समलंब का। तो 1/2 की जगह पे आपका 2 आ गया। समांतर भुजा ओ ए प्लस बी सी और लंब क्या है? ओ सी। नहीं, ई समांतर भुजा है, इसके लिए समांतर भुजा ई हो गया, इसके लिए लंब या एडी हो गया, यानी तो ओसी हो गया। कंफ्यूजन दूर हो गया? किसी को दिक्कत भाई? ये दोनों लंब हो सकते हैं। तो समांतर भुजाओं का योग ओ ए प्लस बी सी गुना लंब बटा 2, क्योंकि 1/2 इधर 1/2 यहाँ लिखो, 1/2 दोनों का बट्टा करके लिख दो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब ओ ए का वैल्यू कितना है? यू। बीसी का वैल्यू कितना है? भी गुना टी अब बटा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब यू प्लस भी बटा 2 गुना टी। अब टी का वैल्यू क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी होता है ना टी का वैल्यू। कहां से? गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। बोलिए। तो अगर u इधर चला है तो v माइनस यू हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ ए टी बच जाएगा। अगर a इधर चला है तो क्या बच जाएगा? सिर्फ t बच जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा गति के प्रथम समीकरण से t बराबर v माइनस यू बटा ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? v प्लस यू प्लस v बटा 2 तो है ही, t का वैल्यू इतना आ गया। अब u प्लस v अर्थात a प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारा इसको तो हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं गणित में। तो यू स्क्वायर यू प्लस बी या बी माइनस यू, ठीक है। तो इसको भी को इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भी को इधर कर दीजिए, यहाँ पर बी भी हो गया, यहाँ पे ए भी हो गया। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, बी प्लस ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2 में जब ये सिग्नल कर दो 2a, कहानी खत्म। अब यहाँ पे बट्टा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2as, तो क्या आ जाएगा 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई तकलीफ? यू स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अर्थात इसको सीधा कर दोगे तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। न्यूटन का तृतीय गति नियम मतलब क्या बोलते हैं, गति का तीसरा जो समीकरण है यहाँ पे प्रूव्ड होता। किसी बच्चे को तकलीफ नहीं, ठीक है ना। अब वीडियो को रोक करके आप इस मामले को उतार लीजिए, समझ लीजिए और ये तीनों समीकरण को पूरा करिए। और आगे हम लोग अब इसके ऊपर कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं कि वीडियो का कार्य पूरा हो। और आप उसके बाद भले ही आप इसको वीडियो को रोक करके 1 दिन 2 दिन में पूरा कीजिएगा, लेकिन मैं इस समय कार्य पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए। तो आप देखते हैं, अब एक सवाल है कि मोटर कार क्या है, विश्रामावस्था से चलकर 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। क्या होती है? 4 मिनट तक चलती है। तो क्या होता है, इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी अथवा विस्थापन बताएं। लेकिन दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज है, मालूम है ना आप लोग को? लगभग एक ही चीज है, थोड़ी सी अंतर है कि छोटी दूरी को विस्थापन बोलते हैं बस। तो कोई जब चलेगा तो छोटी दूरी से ही जाएगा। आप ही को जब यहाँ कोचिंग से पढ़ के अपने घर जाने हैं तो आप लंबा दूरी लेके थोड़े आते हैं, आप वही दूरी तय करते हैं जो सबसे छोटा दूरी होता है। इसीलिए हमेशा इसको विस्थापन द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी के बहुत ही कम नाम आता है, विस्थापन पे ही चलता है फिजिक्स। हाँ तो चलिए, एक मोटर कार विश्रामावस्था से चलकर, विश्रामावस्था में है कोई मोटर कार, तो विश्रामावस्था में है तो उसकी यू हो जाएगी 0। कोई तकलीफ? जब उसकी इतना मीटर सेकंड स्क्वायर से चलेगा तो उसका ए हो जाएगा इतना। अब आप पहचानेंगे कैसे, त्वरण को कैसे? त्वरण इसमें लिख दिया है, किसी में त्वरण नहीं लिखा होगा तो जहां सेकंड स्क्वायर देखिएगा वहां उसको त्वरण समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर कितना समय लगा? 4 मिनट। तो जब ऊपर वाला जब एक्सेलरेशन सेकंड में है तो मिनट को भी सेकंड में बदल लेंगे, तो आराम से 4 मिनट को सेकंड में बदल लिए हम। क्या निकालना आपको? v। तो क्या उसका वेग है? तो जब आपके पास u है, a है, t है, तो v निकालना है तो कौन सा समीकरण लगाइएगा? प्रथम। तो v बराबर u प्लस a t, फार्मूला लगाइए, कहानी खत्म। प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ पर 1-2 और जाकर के घर पर फिर मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर घर पर जाकर के आपकी किताब में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करिए बनाने का। 2 दिन 4 दिन का समय लीजिए और गति नामक चैप्टर को फाइनल दीजिए और एक दिन टेस्ट रखा जाए, देखा जाए कौन कितना दम में है कि नहीं है। चलिए, कोई रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने पर मतलब ब्रेक लगाने के कारण इतना त्वरण का मंदन का अनुभव करे। देखिए त्वरण 2 तरीके का होता है, मालूम है? जो ऋणात्मक में आता है वो मंदन होता है, जो धनात्मक में आता है मतलब क्या होता है कि त्वरण होता है, ठीक है। तो मंदन में आ रहा है, अब इतना सेकंड में रुक जाती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ये आपको मालूम है, टी आपको मालूम है और भी 0 हो गया क्योंकि अंतिम वेग पे वो रुक गया। समझ गए हैं? तो अब आपको एस निकालना है, तो बस कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? ए मालूम है, टी मालूम है, भी मालूम है, तो द्वितीय लगाइए। एस बराबर u2 प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो u है कहाँ इसमें? u तो नहीं है। तृतीय v स्क्वायर माइनस 2as, एक था तृतीय में क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें भी था। और इसमें u तीनों में नहीं है, तो फिर इसको देखते हैं कि क्या निकालना पड़ेगा।
देखिए पहले पहले प्रथम नियम लगा करके आपको यू का वैल्यू निकाला जाएगा। वी ए टी दिया है तो यू का वैल्यू निकल जाएगा। समझ बात? तो यू का वैल्यू निकल गया, उसके बाद एस का मान लगा करके निकाल लिया जाएगा। क्या समझे? मतलब समझे या कि सबसे पहले सवाल में जो चीजें दी गई है उसको रख करके देखेंगे कि क्या करना था। जैसे कि देखिए ए था, टी था, ठीक है, और भी था। क्या साइलेंट था? यू। पहले तीनों सूत्र को यहाँ दिमाग में बैठाएंगे। यू बराबर वी प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह पहला सूत्र है जिसमें यू निकालने का तरीका था। अब जब यू निकल जाता तो आराम से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल जाता है। तो इस तरह से पहले तीनों समीकरण पर कमांड करना होगा, उसके बाद इसमें जो चीजें दी गई हैं उसके माध्यम से क्या करना होगा, समझना होगा कि अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए और किस पर सेट किया जाए। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़े। तो ये हो गया मामला सॉल्व। अब देखिए एक समान वृत्तीय गति की बात की जा रही है कि वृत्तीय गति क्या होती है। एक समान वृत्तीय गति, देखिए यहाँ पे वृत्तीय गति, यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु चलनी शुरू होती है तो v1 चलेगी यहाँ तक, फिर यहाँ से v2, v3, v4, v5, मतलब कुछ दूर तक एक तरफ चलेगी, फिर जहाँ से मुड़ेगी वह वृत्तीय गति अलग अलग होते रहेगा। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचलन करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता परंतु वेग में लगातार बदलाव होते रहता है। ठीक है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, त्वरण पाया जाता है। वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा के समान होती है, स्पर्श रेखा के समान, जिधर स्पर्श करेगा उधर उधर समान। ठीक है, अब लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन है। ये 6 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदल देंगे। तो आपको बताया गया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना था, 18/5 से गुना करना था। फिर स्पीडोमीटर तथा ऑडोमीटर का उपयोग बताइए, कहाँ स्पीडोमीटर का उपयोग होता है और कहाँ ऑडोमीटर का उपयोग होता है। आप बताइए, दूरी समय ग्राफ की ढाल को सिद्ध करिए। दूरी समय ग्राफ की ढाल को क्या करना है, सिद्ध करना है। यह ग्राफ किस तरह की गति का सूचक है। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन को आपको खुद से बना के लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, गति समय ग्राफ की ढाल क्या सिद्ध करिए। आप इस क्वेश्चन को लिखिए, सिद्ध करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमसे संपर्क करिए। इसी वीडियो में सब कुछ है, मतलब इस वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब गति के जो भाग 1 भाग 2 जो बन चुके हैं इसके पहले, और अभी जो बन रहा है गति रिवीजन भाग 1, गति रिवीजन भाग 2। इस वीडियो का नाम होगा गति रिवीजन भाग 2। तो इसमें और गति रिवीजन भाग 1 में इन सभी चीजों का आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन बनाइए। इसके अलावा गति के तीनों समीकरणों का विद्युत उत्पत्ति कीजिए। अभी जो हुआ है एक समान वृत्तीय गति की विवेचना करें और इसकी कोई उदाहरण दें। तो एक क्या है कि वृत्त पर चलने वाली घड़ी की गति का आप ले सकते हैं उदाहरण, ठीक है, या वृत्तीय पथ पर धावक की गति हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो है क्या हुआ कि मतलब आज जो है मतलब क्या है कि गति समाप्त हुआ। अब गति में कुछ बचा नहीं है। अब इसमें आपको करना ही है कि आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन आंसर को लिखने हैं। वो जो लिख चुके हैं हम लोग, उसमें जो आंकिक प्रश्न है उसको बनाने की कोशिश करनी है। तो कल आप लोग का वर्क है कि फुल गति, पूरा गति जो है मैं आंकिक सूत्र सिद्ध करने वाला या जो कुछ भी इसमें मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सभी में से कुछ भी पूछताछ कर सकता हूँ। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मैं बनाऊंगा इस तरीके से पीडीएफ के रूप में और आपके सामने लेके आऊंगा। देखा जाए कि आप कितने जानकार हैं, कहाँ तक आपने सही जवाब दिया, कौन बच्चा कितना जवाब दे रहा है। 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का एक क्विज होगा जिसमें देखा जाएगा कि कौन बच्चा कितना अंक ला पा रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज की मेरी क्लास में समाप्त होती है। हम लोग किसी दूसरी क्लास में दूसरे किसी सब्जेक्ट को लेकर के